नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल जीरो तो नहीं हो यार, ऐसा मत करो, बोर्ड तो पास करके ही आए हो, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, फाइन। मेरा काम है ये करना कि तुम्हें जो कुछ आता है, अगर आता है बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है कुछ गलतियां कर रहे हो उसमें, उसे ठीक करना। ठीक है ना, ठीक कैसे होंगे वो बताओ। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, तुम कहोगे नहीं मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा है, फिर मैं बताऊंगा कि वो चीज़ तुमने ठीक पढ़ी है, या वो कितनी देर तक के लिए ठीक है, किस सवाल में वो गायब हो जाएगी, ये सब ठीक करना मेरा काम है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो तुम्हारे दिमाग में मैं ही लिखूंगा ना जाके। लेकिन अगर तुम्हें पहले से आता है, तो पहले मैं पुराना वाला मिटाऊंगा, ठीक है जी, उसके बाद लिखूंगा, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। ठीक है भाई लोग, फ्रिक्शन के बारे में जानते तो हो तुम सब कुछ, कि क्या होता है मतलब ये तो जानते हो कि क्या होता है। डेफिनेशन लिखिए तो सबसे पहले, लिखिए फ्रिक्शन कॉमा एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ two surfaces is a resistive force which opposes or try to oppose the relative motion between the two surfaces. ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, उन पे ध्यान देना है कि वो क्या है। फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करता है, एट द कॉन्टेक्ट ऑफ द टू सरफेसेस पे एक्ट करता है। दो सरफेस टच में होने चाहिए तभी काम होगा, नहीं तो एक यहाँ है एक यहाँ है, ये ऊपर चला जा रहा है ऐसे, क्या दिक्कत है तो। ठीक है जी, कैसा फोर्स है, रेसिस्टिव। रेसिस्टिव कैसे होते हैं, पावर खा जाते हैं जो, किसी दूसरे की पावर। एक ब्लॉक को मैं धक्का मार के जमीन पे छोड़ दूँ तो क्या चलता ही जाएगा, रुक जाएगा थोड़ी दूर जाके, कहाँ चलेगी उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, कहाँ चलेगी काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन ने खाली उसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेसिस्टिव फोर्स। क्या करते हैं ये, या तो अपोज कर लेते हैं और या तो कोशिश करते हैं। फ्रिक्शन क्या हर चीज को रोक लेता है, नहीं, कोशिश तो करता है। लेकिन अगर मैं एक ब्लॉक में धागा बांध के और खींचे ले जा रहा हूं, तो क्या उसे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या रोक पा रहा है, नहीं। एक ब्लॉक को मैंने ऐसे लिया और ऐसे करके धक्का मार दिया, जाके रुक गया, तो फ्रिक्शन उसे रोक पाया। तो रोक पाना और रोकने की कोशिश करना अलग अलग चीजें, फ्रिक्शन दोनों काम करता है। ठीक है जी, अपोज किसको अपोज करता है वो, मोशन को, रिलेटिव मोशन को। ठीक है, मोशन को अपोज नहीं करता फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों बात में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, देखें, एक ब्लॉक है ऐसे, मास एम का, ऐसे करके चला जा रहा है, फ्रिक्शन लगेगा इस पे, ऐसे करके 20 स्पीड से चला चला जा रहा है इस फ्लोर के ऊपर ये ब्लॉक, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा इसको, किधर लगेगा, पीछे का। इसी के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, वो भी ही स्पीड से जा रहा है, क्या इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, रिलेटिव मोशन नहीं है भाई, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो इसके रेस्पेक्ट में चल ही नहीं रहा, तो देर इज नो रिलेटिव मोशन। इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन देन देर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा है, यहाँ रेस्ट पे रखा है फ्लोर पे, फ्रिक्शन लगेगा, क्यों नहीं लग रहा, इसकी फ्लोर की वेलोसिटी क्या है, जीरो, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, जीरो, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अगर ब्लॉक चलना चाहेगा, ऐसे करके चलना चाहेगा, तब तो रिलेटिव मोशन होगी, तब फ्रिक्शन आएगा। रिलेटिव मोशन रोकने के लिए आता है फ्रिक्शन। ठीक है, मोशन रोकने नहीं आता, मोशन से उसे कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव मोशन से दिक्कत है, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहता है। ठीक है,
तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने कर दिए हाईलाइट। कहाँ पे लगता है? एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव का मतलब एनर्जी खाता है, जो एनर्जी को डिसिपेट करवाता है, जो उस तरह का फोर्स है। क्या करता है वो? अपोज करता है या फिर अपोज करने की कोशिश करता है, दोनों में से कुछ भी, है ना। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता। तो ये हुई एक कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं सबसे पहले, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कैसे लगाओगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नीट्यूड को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड होती है। एनसीईआरटी में एक छोटा थियोरेटिकल बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, वो बता देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर जो हम सोच रहे हैं वो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एक ब्लॉक रखा है बड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ लगी है एक पुली और यहाँ पे है एक पेन, ऐसा मासलेस। मासलेस का मतलब होता है बहुत हल्का, मासलेस पेन। और ये जो ब्लॉक है 100 किलो का ब्लॉक है, ऐसा, ठीक है। इधर करके एक मासलेस पेन से लटका दिया इसको, ऐसा, ठीक है। तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी अलमीरा रखी है और तुमने ऐसे एक पुली लगाई और पुली लगा के छोटा सा कुछ पेन सा टांग दिया वहाँ पे, तो अलमीरा चल पड़ेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चल रही? फोर्स नहीं है। फोर्स तो कुछ वेट रख दो इसमें। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वेट रख दिया, छोटा टुकड़ा रख दिया, इतना वेट, चल जाएगी तुम्हारी अलमीरा? नहीं चल रही। लेकिन टेंशन तो आ चुकी है। क्या यहाँ पे टेंशन आ गई है? हाँ, यहाँ आ गई है तो यहाँ भी आ गई होगी, और यहाँ आ गई तो इसमें फोर्स लग गया। फोर्स लग गया तो चल क्यों नहीं रही है? फ्रिक्शन है। पहले नहीं था? नहीं था, नहीं था। पहले मास ही नहीं था इधर। जब ये नहीं था तो कोई मास नहीं था, मासलेस कह रहा हूँ ना सर मैं। तो टेंशन भी नहीं थी, टेंशन नहीं तो ये नहीं थी, ये नहीं थी तो फ्रिक्शन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मास रखा तो टेंशन आई, ये टेंशन आई, फोर्स लगा, लेकिन चला नहीं। ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होना चाहिए उसके ऊपर। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो आया है पीछे। वो कौन है? गेम समझे क्या? ओके। फिर हमने एक और रख दिया वेट कि अब चल जाए, 100 ग्राम और रख दिया, तो क्या टेंशन बढ़ गई होगी? ये टेंशन बढ़ गई होगी, ये चल पड़ा होगा? नहीं। इसका मतलब ये भी बढ़ गया होगा। और रख दिया, 1 किलो और रख दिया, फिर टेंशन बढ़ गई, ये बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया, चल जाएगी? इसका मतलब ये भी बढ़ गया होगा। और ऐसे करके मैं वेट रखता रहा, खूब सारे वेट रख लिए मैंने इसके अंदर। सही। तो टेंशन बढ़ती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा। क्यों हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी नहीं चलेगी क्या ये? हाँ, यहाँ पे सीधे उसे बिठा दो, खली को बिठा दो इसमें, ठीक है। 100 किलो की अलमीरा चल जाएगी? कभी तो चलेगी। बुलडोजर लगा दिया है, खींच ले, चलेगी नहीं चलेगी? सही। तो पहले तो नहीं चल रही थी जब छोटे छोटे वेट रख रहे थे सब कुछ। लेकिन कोई तो लिमिट होती होगी कि यहाँ जाके अब फ्रिक्शन में दम नहीं रहा भाई, मैं नहीं रोक पाऊंगा अब। कहीं जाके तो फ्रिक्शन सरेंडर करेगा, बोलो। वो पॉइंट जहाँ पे जाके फ्रिक्शन सरेंडर कर जाए, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हो चुकी है मैक्सिमम, अब वो उससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकता। सही है। फ्रिक्शन को किसने बताया कि बेटा तेरे को पीछे की तरफ लगना है तुझे? ग्राउंड ने बताया उसे? ब्लॉक ने? क्यों, कैसे बताया ब्लॉक ने उसे? ये फ्रिक्शन किसने लगाया इस पे? सरफेस ने। सरफेस ने लगाया। क्यों लगाया? क्या दिक्कत आ रही है सरफेस को? इधर सरफेस था ऐसे, और ये ब्लॉक रखा था ऐसे इसके ऊपर। जैसे उधर रस्सी बंधी, टेंशन आई, तो ब्लॉक उधर जाना चाहता है, जाना चाहता है। तो फिजिक्स में कहते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? उधर जाना चाहता है, तो सरफेस क्या करेगा? मना करेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं होने दूंगा, मेरे साथ बैठ। कैसे मना करेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगा के मना करेगा। सही है, बोलो। तुम्हारा दोस्त घर के बाहर आया और तुम्हें बुलाए, ठीक है, तो पीछे से एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, ठीक। किधर की तरफ लगता है वो? अंदर। इधर रहे बेटे,
पढ़ ले बाहर मत जा, ठीक है। वो वाला फोर्स तो किसने लगाया? सरफेस ने लगाया। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी थी बाहर भागने की, तो फिर मम्मी ने पकड़ लिया पीछे से कि बाहर नहीं जाएगा तू, ठीक है। लेकिन मम्मी भी कब तक रोक पाए? तो फ्रिक्शन की एक लिमिट है कि वो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। बाहर से दोस्त आ गए, 4 5 6 7 दोस्त आ गए, आज तो बर्थडे पार्टी, आंटी जाना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है, और ये वो, फिर मम्मी भी कहने लगी चल जा, 1 घंटे के लिए चला जा, सही है। तो ये जब टेंशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक जगह पे जाके सरेंडर के भैया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मैं, फिर ब्लॉक चल पड़ेगा, ठीक है। इस सारी चीज़ को ग्राफ में सोचो कैसे होता होगा। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ऐसे, ये है एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा है, इस वाले केस में क्या है वो टेंशन, और इधर की तरफ चल रहा है फ्रिक्शन। अगर टेंशन होती है 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाता है? 1 न्यूटन, रोक लेता है। फिर ये हो जाती है 2, तो ये भी कितना हो जाता है? 2। ऐसे करके पॉइंट आता हो, क्या ऐसे करके एक लाइन आती होगी यूँ, कितने एंगल बनता होगा ये वाला? स्लोप कितना हो गया? तो स्लोप 1। एक पॉइंट आता हुआ कहीं पे जाके ये कि भैया अब नहीं रहा जा रहा, अब मैं और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो उसके बाद कैसी लाइन हो जाती होगी? फ्लैट, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन 0 हो गया है, नहीं, फ्रिक्शन है, अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि भाई मान लो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 50 न्यूटन, तो 50 तो लग रहा है अभी, ये आगे 50, फिर ये कितना हो गया? 50, ये फिर कह रहा है कि मैं तो 60 हो जाऊंगा, 70 हो जाऊंगा, 80 हो जाऊंगा, फ्रिक्शन कह रहा है नहीं मैं तो 50 ही रहूंगा, मेरे से और नहीं बढ़ा जाएगा मेरे से, ठीक है। ये वाला जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या अगर कहीं पे किसी सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 हो सकता है, तो क्या पहली बार में कट से 50 लग जाता है क्या? नहीं, जितनी ज़रूरत होती है उतना लगता है रोकने के लिए। जब ये 2 था तो फ्रिक्शन कितना लगा? 2। जब ये 10 था तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा? 10। 20 था तो 20, 30 था तो 30, 50 था तो 50, 60 था तो 70 था तो, ठीक है क्या? तो जब अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो कर देता है सरेंडर के में, तो भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन क्या उससे कम हो सकता है? यस, कम हो सकता है उससे। तो ये जितने फ्रिक्शन है ये वाले सारे, ये जब तक लगते रहते हैं तो बॉडी चलती है कि रुकी हुई होती है? रुकी हुई होती है। तो इन फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक। यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे, इधर इधर बॉडी कैसी है? स्टैटिक। और इधर बॉडी कैसी है? चल रही है बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन तो सरेंडर मार चुका ना, और टेंशन बढ़ चुकी है। अगर ये 70 हो गया है और इधर का फोर्स 70 हो गया, इधर का मैक 50 से ऊपर नहीं हो पा रहा, तो भाई नेट फोर्स तो उधर हो गया, तो चलना पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया? काइनेटिक। इधर का कैसा हो गया? स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए? एफ स्टैटिक की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और एफ काइनेटिक की वैल्यू, काइनेटिक कब आएगा पिक्चर में? जब ब्लॉक चल जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? एफ मैक्स के बराबर, ठीक है। यहां से देखना है, बॉडी अगर चल रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाना है, अगर बॉडी नहीं चल रही है तो फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम तक चेक करना पड़ेगा कितना है। गेम समझ रहे हो? अरे ठीक है, ये वाला गेम समझ पाए? इसका एंगल समझ के कैसे 45 स्लोप 1 है, कैसे चला जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज, ये सारा सिस्टम जो तुमने इधर बांध रखा था, मालिक इधर देख, ये जो इधर बांध रखा था तुमने सारा सिस्टम, इससे इधर कर दिया तुमने, ये सारी पुली वुली वाला सिस्टम सब इधर कर दिया, यहाँ पे डालने शुरू कर दिए वेट, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। किसने बताया उसे? क्यों? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होना चाह रही थी, अब इधर की तरफ धक्का लग रहा था, तो सरफेस ने उसे कहा कि चलने नहीं दूंगा तुझे, तो बैक साइड में फोर्स लगाऊंगा। सरफेस इसके साथ रहना चाहता है मतलब, ठीक है, जिससे कि रिलेटिव मोशन नहीं हो। अगर दो चीज ऐसे सेम वेलोसिटी से ऐसे चली जा रही हैं तो क्या उनका रिलेटिव मोशन है? नहीं, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां तक गेम समझ गए हो क्या? बताओ, बोलो भाई। जितनी कोई भारी चीज है, मास ज्यादा है, क्या उसको खिसकाना चलाना उतना मुश्किल काम है? फाइन, ये वाली चीज को कैसे बोलूं मैथमेटिकली, कि
भारी होने से क्या होता होगा, mg ज़्यादा लगता होगा, ठीक है ना। अब चीज़ रखी है कोई सरफेस पे, सरफेस पे होता है फ्रिक्शन का कुछ, ठीक है ना। एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, और फ्रिक्शन फोर्स कहीं लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो मान लीजिए इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सही है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जमीन से हल्का सा ऊपर उठ जाए, ऐसा करूं, या फिर इस सरफेस पे मैं ऑयल डाल दूं, फिर भी इसको चलाना मुश्किल काम है क्या, ठीक है ना। क्या चीज़ पे डिपेंडेंसी हुई, तो सरफेस किस टाइप का है। अगर रफनेस ज़्यादा है सरफेस में, चलाना मुश्किल काम है, सरफेस स्मूथ है, चलाना आसान काम है। दूसरा, अगर मास कम होता तो आसान काम हो जाता, और मास ज़्यादा होता तो मुश्किल काम होगा। मास नॉर्मल रिएक्शन, मास जितना ज़्यादा mg उतना ज़्यादा, तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा सरफेस को प्रेस करेगा, उतना चलाना मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो F जो है वो प्रोपोर्शनल है N के, नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन कम तो फ्रिक्शन कम, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है भाई यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, म्यू एन। म्यू क्या होता है, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है, कांस्टेंट नहीं है ये, कोफिशिएंट है, चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। तो अगर कहीं कहा जाए कि म्यू जीरो है, उसे कहा जाता है स्मूथ सरफेस, ठीक है जी। अब जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस की रफनेस बढ़ेगी। अपर लिमिट कुछ नहीं है कि एक एक तक वैल्यू होती है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं, कुछ हाइपोथेटिकली हो सकती है, कुछ वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है ना। मतलब 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट हाँ मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो जब कहीं कहाँ जाएगी स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस का मतलब म्यू विल बी इक्वल टू जीरो, ऐसा। तो आप म्यू इज इक्वल टू जीरो कह दो या स्मूथ सरफेस कह दो, सेम ही बात है। इस पे आइए, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, लेकिन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है, लेकिन म्यू एम जी हमेशा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करने का कि जैसे ही देखा एन और उसे रख दिया एम जी के म्यू एम जी, ऐसा नहीं है भाई। एन तो बहुत तरीके से क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे वो तुमने हाथ पे ब्लॉक लेके जब तुम भाग रहे थे ऐसे, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा था आगे, इसमें एम जी का क्या रोल है, कुछ भी नहीं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन होगा, एमजी का रोल नहीं है लेकिन उसके साथ, सही। चलिए यहाँ तक समझ गए हो। इस सारी चीज़ से हमने क्या देखा, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा, इससे क्या देखा कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। एडजस्टेबल की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसी है क्या, एडजस्टेबल सही लिखा मैंने, आई की जगह ये वाला, बस बाकी ठीक है। अच्छा ठीक है चलो, सेल्फ एडजस्टेबल किस चीज़ में, इन मैग्नीट्यूड, जब जितने की जरूरत थी उतना लगा। बॉडी को रोकने को 20 चाहिए, पीछे फोड़ दो 20 लगा, 30 चाहिए 30 लगा, 40 चाहिए 40 लगा, 50 चाहिए 50 लगा, 60 चाहिए तो 50 लगा। तो एक अपर लिमिट है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में सेल्फ एडजस्टेबल है, 10 चाहिए 10, 20 चाहिए 20, 30 चाहिए 30, लेकिन हाँ फिर एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर नहीं है, लेकिन बाकी तो सेल्फ एडजस्टेबल मैग्नीट्यूड है। अगर मैं पहले उधर की तरफ यहाँ पे 30 न्यूटन लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 30, 40 लगा दूँ 40, लेकिन 20 लगा दूँ अचानक से तो 20 हो जाएगा। इसे किसने बताया कि कम होना है तुझे, ये सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों अपने आप सेट करता है। तुमने पुली सिस्टम सब इधर लगाया था, कौन सा ब्लॉक की और फ्रिक्शन की आंखें हैं कि उसने देख लिया था, अच्छा तो इधर खिंच रहा है तो पीछे लगेगा, और जब ये सारे सिस्टम को इधर लगाया तो फ्रिक्शन उधर लगने लगा, ठीक है भाई। तो सेल्फ एडजस्टेबल है, डायरेक्शन में भी अपने आप सेट कर लेता है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी अपने आप सेट कर लेता है। तो ये वाली चीज हमने देखी इस एक्सपेरिमेंट से, सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है, नोट करोगे।
ये जो तूने बनाया है इससे तूने क्या सीखा, मतलब क्या चीज़ है ये? ये अगर मतलब दोनों की सेम वेलोसिटी होएगा तो हम्म, इस पे जो है फ्रिक्शन नहीं, अच्छा लिख लो सर फिर। हाँ ये तो अभी मत लिख। घर हाँ, ये चीज़ लिखनी होती है घर जाके। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है, और उस पर रीज़न। आगे चलें। ये वाला जो व्यू है, ये जो हमने सारी बात करी है ये सब कुछ, इसको कहते हैं ओल्ड व्यू। ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, इसमें थोड़े करेक्शन है। वो है मॉडर्न व्यू, अब जो चलता है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू जो ग्राफ है वाला, वो इस तरह का ग्राफ नहीं होता, थोड़ा सा चेंज है उसमें। ये है एक्सटर्नल फोर्स और इधर की तरफ है फ्रिक्शन। ये ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है भाई, ये वाला जो ग्राफ कर रहा हूँ ऐसा होता है एक्चुअली ग्राफ। ये प्रैक्टिकली तुमने फील किया होगा, अगर तुम किसी भारी चीज़ को धक्का मार रहे हो, शुरू में चलने में दिक्कत करती है, लेकिन अगर एक बार वो चीज़ चल पड़े तो फिर उसे मूविंग रखना आसान काम है, फिर थोड़े कम फोर्स में भी काम चला सकता हूँ। ठीक है, नहीं है तो घर जाके चेक करके देख लेना कि कोई चीज़ को इनिशियली चलाना मुश्किल काम है, लेकिन अगर वो एक बार चल पड़े तो फिर उसे कम फोर्स से भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसका मतलब जब तक कोई चीज़ नहीं चलती, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वहाँ तक नहीं चलेगी, रेस्ट पे रहेगी। लेकिन अगर एक बार चल गई तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाला। और ये कब कौन सा है, जब वो बॉडी चलना शुरू हो गई। तो ये वाली जो लाइन है इसके इधर इधर तो बॉडी कैसी है, काइनेटिक, और इधर कैसी है, स्टैटिक। तो जब कोई बॉडी है रेस्ट पे तो तब फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। वो कैसा होगा, एफ एस मैक्स और ज़ीरो के बीच में। एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एन होता है एफ तो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम सरफेस दो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। भाई कोई चीज़ पहले जो रखी हुई थी जब वो चल रही है और जब वो रेस्ट पे थी, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रहा होगा दोनों केसेस में। तो फ्लोर दो तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके लिए जो सरफेस है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक चलती हुई चीज़ के लिए और रेस्ट पे रखी हुई चीज़ के लिए। इसका मतलब म्यू अलग होता होगा दोनों केसेस में। तो जब आप करते हो स्टैटिक में काम कर रहे हो, उस टाइम पे जो म्यू है वो स्टैटिक का म्यू होता है, वो अलग तरीके से बिहेव करता है। और जब बॉडी होती है काइनेटिक, जब चलना शुरू कर दे, तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लेना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कितना होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि जब बॉडी चल रही है उस टाइम पे फ्रिक्शन कितना होता है, मैक्सिमम। लेकिन कौन सा वाला, काइनेटिक मैक्सिमम। काइनेटिक के लिए
एन, तो भाई वही रहता होगा जो पहले बॉडी का था, उतना ही रहता होगा। ये अलग तरीके से बिहेव करता होगा। म्यू के लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर किसी सवाल में दो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिए हैं, म्यू एस और म्यू के, तो फिर मुझको देखना है कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है फिर तो मैं म्यू एस यूज़ करूँगा, लेकिन अगर बॉडी काइनेटिक है, चल पड़ी एक बार, उसके बाद मैं फिर म्यू एस यूज़ नहीं करूँगा, म्यू के यूज़ करूँगा। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? म्यू एस ज़्यादा है। यहाँ से देख पा रहा हूँ भाई, जिसके लिए फ्रिक्शन ज़्यादा है उसका म्यू ज़्यादा है, जिसके लिए फ्रिक्शन कम है तो उसका म्यू कम है। ठीक है, तो ये हो गया एफ एस मैक्स और ये हो गया एफ के मैक्स। एफ के मैक्स क्या मतलब, मैक्स क्या, वो तो सेम ही है हमेशा, फिर तो मैक्स कहने का कोई मतलब नहीं है। एफ के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बस म्यू के इंटू एन, ऐसी होनी चाहिए। ये है मॉडर्न व्यू। वो कैसे हो रहा है सब कुछ उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है हमें। क्या ही करोगे इसका, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो बस, बहुत है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्शन पे, कि हम कैसे डायरेक्शन चूज करेंगे फ्रिक्शन की। ये बड़ा काम है, ये करना आना चाहिए और बहुत फास्ट करना आना चाहिए, सही करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से काम शुरू करेंगे। ऐसा एक मास है एम, ठीक है जी, इसको कोई इधर की तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसमें राइट साइड ऐसे, तो इसमें एक टेंडेंसी ऑफ मोशन आ गई, भागना चाहता है अभी उधर की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, सरफेस लगा। क्यों लगा रहा है सरफेस, कहानी याद रखना पूरी, अब ये कहानी अब बड़ी होती जाएगी। ठीक है, सरफेस फोर्स लगा रहा है इस पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसे टिल्ट करके ऐसा बनाता हूँ जिससे मुझे पता रहे कौन लगा रहा है, ऐसे नहीं है कि फोर्स ऐसे लगता हो। ठीक है, मैं बना रहा हूँ ऐसा जिससे मुझे याद रहे कि कौन लगा रहा है। तो कौन लगा रहा है, सर किसके ऊपर, क्यों लगा रहा है, क्योंकि ब्लॉक जाना चाहता है उधर। तो ये ब्लॉक को क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिलेटिव मोशन नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्या रिलेटिव मोशन रोकना सिर्फ सरफेस का काम है, ब्लॉक नहीं रोक सकता रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ना होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों चीज, दो चीज जो टच में सेम वेलोसिटी से चलनी चाहिए, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो ब्लॉक भी तो सरफेस को कुछ कह सकता है, सरफेस ब्लॉक को कह रहा है कि तुझे नहीं जाने दूंगा पीछे फोर्स लगा के, तो ये क्या कहेगा सरफेस को कि तू भी मेरे साथ चल भाई, तब भी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगी। कैसे कहेगा ये बात, ठीक है, इन पे थोड़ा लिख दो। ये बताओ क्या है, फ्रिक्शन ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। ठीक है, सही, ये वाला कौन है, ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। बोले बात समझो क्या, अब फिर भी कहानी सेट कर लो एक बार। सरफेस ने ब्लॉक को क्या कहा कि जाने नहीं, हाँ, और ब्लॉक ने सरफेस को क्या कहा, तू मेरे साथ चलना, ऐसा। अब ये कहानी आगे लगानी है तुमको। एक ब्लॉक, एक ब्लॉक ऐसा, इस पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, M2 पे लग रहा है फोर्स। अब बताओ, सेम कहानी लगाओ, कौन चलना चाहता है, M2 जिस पे फोर्स लगा वो चलना चाहता है, किधर जाना चाहता है वो। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये तो है M2 सॉरी M1, और ये रखा है उसके ऊपर M2। मैंने किस पे फोर्स लगाया, इस पे। तो कौन जाना चाहता है, ये जाना चाहता है ना, ऐसे करके ऐसे जाना चाहता है। ये क्या कहेगा इसे, जान नहीं देंगे तुझे। तो वो किधर फोर्स लगाएगा ये, ऐसे, सही है, लगवाओ। इससे मैं ये पहचान दूंगा कौन किस पे लगा रहा है। तो ये किसने लगाया, M1 ने M2 पे फ्रिक्शन लगा दिया। लो, ठीक है, M2 क्या कहेगा M1 को
कि दोनों भाई साथ चलेंगे, तू भी चल मेरे साथ। कैसे बताएगा ये बात ऐसे? ऐसे। डन। बोलो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो जज करनी है वो क्या है? टेंडेंसी। जाना कहाँ चाहता है, तब तो बताऊंगा कौन किसे क्या कह रहा है। ठीक बात हो गई, ये समस्या सॉल्व हो गई यहाँ की। अब इसमें और ग्राउंड में बात चल रही है, इसकी टेंडेंसी और मोशन किधर हो गई? देखिए भटक जाता है बीच में, मुझे गुस्सा आता है। इसकी टेंडेंसी और मोशन किधर हो गई? इस पे फ्रिक्शन लग गया आगे, इसकी टेंडेंसी और मोशन कहाँ हो गई? तो सरफेस इसे क्या कहेगा कि रुक जा, और ये सरफेस को क्या कहेगा कि तू भी चल। तो ये वाला सरफेस अलग तो फ्रिक्शन अलग, एफ डैश लिख दिया तो। बोलो। ठीक है, यहाँ का फ्रिक्शन लिखोगे तो यहाँ का म्यू लिखोगे, यहाँ का फ्रिक्शन लिखोगे यहाँ का म्यू लिखोगे, यहाँ का फ्रिक्शन तो यहाँ का एन, यहाँ का फ्रिक्शन तो यहाँ का एन। ठीक है, वो तो जिस सरफेस में काम कर रहे हो उसका नॉर्मल रिएक्शन और उसी का म्यू लिखोगे। बट डायरेक्शन बनाना सीख रहे हैं हम तो। बताओ ये वाली सीख पाएंगे? क्या चीज़ लेंगे? हाँ, तो दोनों का वेट। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए मुझे, उससे मुझे क्या मतलब है कहाँ से आ रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन। इस वाले केस में यहाँ पे दोनों का वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ पे M2 के वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा बस। ठीक है, बट उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर नहीं होता, वो तो कुछ और भी हो सकता है, सूडो फोर्स के बराबर भी हो सकता है वो तो। ठीक है, ये समझ गए डायरेक्शन बनाना कैसे है। तो जब आप M1 का FBD बनाओ तो बताओ क्या बनाओगे, सॉरी M2 का FBD बनाओ जब, तो बताओ क्या बनाओगे? इधर की तरफ फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, नीचे M2G और फ्रिक्शन। ठीक, ये भी लगा दूं क्या आगे? नहीं, चलो M1 का FBD बताओ। ये तो भूल जाओ, चलो M1G और नॉर्मल और नॉर्मल, इसका ये वाला नॉर्मल नीचे की तरफ इस पे, और एक ग्राउंड से आया नॉर्मल एंड डैश वो। ठीक है, और बताओ फ्रिक्शन कौन सा? ये वाला किसने लगाया? ये M2 ने। ठीक है, और कौन? ये वाला फ्रिक्शन डैश ऐसा। ये वाला F नहीं लगाऊं इसके ऊपर, यहाँ पे इसके FBD में नहीं लगाऊं? नहीं, वो तो M2 पे लगाया ना, वो तो इस पे क्यों लगाऊंगा? बोलो, समझो क्या? अब कितना समझो अगले सवाल से पता चलेगा, तुम्हें करना है अगला वाला। देखिए यही है M1 M2, लेकिन फोर्स इस पे है इस बार। अब बताओ डायरेक्शन, अब बना लो क्या स्टोरी बनाओगे। सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है? अरे बोलो, सुनते नहीं मेरी बात तुम। सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है? टेंडेंसी ऑफ मोशन। बन गया? डन? बस डायरेक्शन। हाँ। बोलो बालक, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन किधर? M2 पे किधर? M1 से ऐसे लगा दूं, मतलब यूं। ठीक है, तो इस पे ऐसा किस किसने उल्टा बनाया है? ये लगेगा नहीं यहाँ पे, ये तो ब्लॉक का कांटेक्ट है ही नहीं।
वो तो सेल्फ डिपेंडेंट अकेला हवा में बैठा है, टच में थोड़ा ही है वो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है, दो सरफेस टच में होते हैं तो फ्रिक्शन लगता है। क्या बोलते हो, धीरे धीरे क्या बोलते रहते हो, जोर से बोल। हाँ है, ये वाला, ये वाला, ये। अच्छा और रह गया कोई, ये बता भाई, आके बता दे। ये वाला जो लगा है, किसने लगाया है? M1 ने, किस पे? ओके, तो इस पे लिख दिया कर दोस्त, जहाँ कंफ्यूजन हो लिख दिया कर, ऑन M2 ड्यू टू M1, ऐसा। ठीक है, क्यों लगाया है इसने, क्यों लगाया इसने, किस पे लग रही थी फोर्स? तो उसकी टेंडेंसी क्या थी, उसकी टेंडेंसी क्या थी, निकल के जाने की नीचे से, M2 को छोड़ के। तो वो जान देगा उसे, क्या कहेगा, ऐसे हैं ये। ठीक है, ये बैठा है इसके ऊपर, तुमने खींचना कैसे शुरू किया इसे, नीचे वाले को, तो ये जाना चाहता है निकल के ऐसे। ऊपर वाले को देख, ऐसे रह गए, नहीं, ये क्या कहेगा इसको, कैसे कहे, लगाया क्या मैंने? हाँ, ये इसको क्या कहेगा, तू ही चल, कैसे कहेगा? अभी ठीक है, ठीक है डन। यहाँ पे क्या गेम चलेगा, वह फ्रिक्शन की बात चल रही है। हाँ, किधर, पीछे की तरफ लगेगा, ऐसे वैल्यू अलग होगी। और ये ग्राउंड पे कहाँ लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा, सही है। और ठीक ऐसे बनाए, कोई प्राणी है जो अलग कह रहा है कुछ, नहीं। FBD अलग अलग देख लो, यहाँ तो बहुत सारे लिख दिए मैंने। M2, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, और MG से अलग बता दो क्या फोर्स है, और फ्रिक्शन इधर की तरफ आगे। ठीक है, और कुछ है, ये भी लगा दूँ, ये वाला, ये लगा दूँ, ये वाला, कुछ तो लगवा लो, ये लगा दूँ, कुछ नहीं, बस इतना ही। नहीं यार, M1 बताओ, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन, नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ एक M1G। ठीक है, ये तो अपने फेवरेट काम है, आगे बताओ। आगे की तरफ फोर्स, चलो, और यहाँ फ्रिक्शन, इसका भाई ठीक है, और F' ये किसने दिया, सरफेस। ठीक है, और कुछ रह रहा है, देख लो अभी। अरे समझोगे, अभी देखो कहानी सेट होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कहानी मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, सिचुएशन बदलेंगी। ठीक है भाई, तो चलो, लास्ट एंड फाइनल, यह है तुम्हारा बर्थडे केक, लो, और मैं ये वाला पीस लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, लगाओ लगाओ फ्रिक्शन। डन, बताओ चलो। बोलो, M1 पे किधर, फ्रिक्शन आगे, आगे, तो इस पे पीछे। ठीक है, और अब ये वाले सरफेस पे आ जाओ। M3 पे पीछे, M3 M2 पे लगाएगा पीछे, F', तो M2 M3 पे लगाएगा आगे, और ठीक बात है। फिर
M3 और ग्राउंड पीछे और ये इस पे आगे, ऐसा सेट सही है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई लोग ये हमने सीखा डायरेक्शन कैसे लगाते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, स्टैटिक के टाइम कौन से फ्रिक्शन लगते हैं, काइनेटिक कौन से लगते हैं, लिमिटिंग क्या होता है, ओल्ड वी क्या होता है, मॉडर्न व्यू क्या है, और पीछे बैकग्राउंड में जो थ्योरी चल रही होती है वो क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कैसे फ्रिक्शन अपने आप को मैनेज करता है, कैसे एडजस्ट करता है। ठीक है, ये बेसिक सारी थ्योरी होगी। अब अपने को करने हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, वो हम करेंगे कल। ठीक है भाई लोग।